Okay, so yes, in the last class we studied about the Gupta Empire. गुप्ता एम्पायर के किंग्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज देखेंगे डिक्लाइन कैसे हुआ था। लास्ट रूलर कौन था गुप्ता एम्पायर का? Who was the last ruler? विष्णु गुप्ता was the last ruler. Yeah. सो उसके बाद की बात है कि डिक्लाइन कैसे हुआ। देखिए स्कंद गुप्ता आया था, स्कंद गुप्ता के बाद भी काफी रूलर्स आए थे, बट दे वर ऑल वीक रूलर्स। तो लास्ट का जो रूलर था दैट वाज विष्णु गुप्ता। उसके बाद हम देखते हैं कि डिक्लाइन कैसे होता रहा इसका, गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ। देखिए स्टार्टिंग में जब स्कंद गुप्ता था उस टाइम पे क्या था कि हुन्स ने अटैक किया था। हुण बोलते हैं इसको, एक प्रजाति। ये हुन्स ने जो अटैक किया था ना, ये अटैक दिस वाज लाइक, उसने हरा तो दिया था, उनको वापस भेज दिया था, बट क्या हुआ इससे उनका फाइनेंस और उनके रिसोर्सेज सारे ड्रेन हो गए। मतलब धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म हो गई, क्योंकि वो उनकी आर्मी स्ट्रांग थी, इसलिए वो इस अटैक को रिटेलिएट तो किया उन्होंने, बट दे वर नॉट एबल टू सस्टेन। की उनकी जो आर्मी थी वो भी काफी कम हो गई और उनके रिसोर्सेज भी कम होते गए, इस तरह से वीक हो गए वो। सेकेंड रीजन क्या था? सेकेंड रीजन ये था कि उनका जो इंटरनल फाइट होती रहती थी उनकी राजा बनने के लिए। जैसे एक किंग के 2 या 3 बेटे हैं तो वो आपस में ही उनमें जो इंटरनल इश्यूज होते रहते थे, दैट लेड टू वीकनिंग। जैसे कि अपने देखा था कि कुमार गुप्ता के टाइम पे कुमार गुप्ता को किल कर दिया था चंद्रगुप्त सेकंड ने, डीथ्रोन कर दिया था। तो इसी तरह ये जो रीजंस थे ना, इनसे धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो गया। इसके अलावा क्या हुआ, वकाटका जो डायनेस्टी है उसका अटैक हुआ इन पे। तो इन्होंने जितने भी, समुद्रगुप्त ने जितने भी एक्वायर किए थे वो धीरे धीरे, जो भी फीडरल थे ना, जो अलग अलग स्टेट्स थे, वो धीरे धीरे लूज होने लगे। उन्होंने अपना अपना एम्पायर बनाया और इसको धीरे धीरे छोड़ दिया। तो ये इनका एम्पायर कम हो गया, गुप्ता एम्पायर का जो रीजन था ना वो कम होता गया धीरे धीरे। कैसे? क्योंकि वकाटका रूलर जो थे ना, ये देखिए ये वकाटका रूलर हैं, इनका नाम है नरेंद्र सेन। इन्होंने ये वकाटका डायनेस्टी कहाँ थी? वेस्टर्न दक्कन में थी। अपने वकाटका के रिगार्डिंग एक बात और की थी कि इन्होंने अपनी प्रिंसेस, अपनी बेटी की शादी की थी। उसका नाम क्या था? What was the name of the daughter of Chandragupta whom he gave to Vakataka dynasty? किसी को याद है? वकाटका डायनेस्टी और किस चीज से रिलेटेड है? ये अजंता केव से रिलेटेड है। यस, प्रभावती, एग्जैक्टली। प्रभावती वाज द क्वीन। तो प्रभावती को वकाटका डायनेस्टी के में दिया था, बट द किंग डाइड एंड प्रभावती बिकेम द क्वीन। मतलब उसने रूल किया टिल हर सन्स बिकेम एलिजिबल फॉर दैट बिकमिंग द किंग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम वकाटका के जो रूलर्स थे ना वेस्टर्न डेक्कन में, उन्होंने क्या किया, ये सारे के सारे किंगडम्स ले लिए। मालवा, ये अभी मैप में देखेंगे हम इनकी लोकेशन, मेखाला, कोसाला, ये सारे ले लिए। और एक और रूलर आया हरिसेन, उसने गुजरात भी ले लिया। तो धीरे धीरे लूज होते गए एम्पायर्स, क्योंकि इनके इंटरनल जो लोग ही थे वो ही अटैक कर रहे थे। जो इन्होंने लॉर्ड्स बना रखे थे, फ्यूडल लॉर्ड्स, वो खुद को स्ट्रेंथन करते गए और धीरे धीरे इनको लूज करते गए, मतलब इनको छोड़ दिया। और खाली गुप्ता के पास क्या बच गया? खाली जो मगधा से स्टार्ट किया था ना, दैट मगधा रिमेन्ड, इट श्रिंक्ड टू मगधा ओनली। ये क्लियर है? अब किंग्स की बात आए तो किंग्स क्या, एक के बाद एक वीक किंग्स आते जा रहे थे। स्कंदगुप्ता के बाद जो भी आए सारे वीक किंग्स थे। तो किंग वीक होगा तो एम्पायर अपने आप वीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया, सक्सेशन ऑफ वीक किंग्स। वन मोर रीजन वाज देयर कि इन्होंने नर्मदा बनाई थी यूनिवर्सिटी, तो इन्होंने धीरे धीरे बुद्धिज्म को अपनाना शुरू कर दिया था। तो बुद्धिज्म में क्या होता है, ये सिखाया गया है कि ज्यादा लड़ाइयाँ नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी है। तो इस तरह से उस चीज को अपनाते हुए ये लोग ने ज्यादा अपनी मिलिट्री पे अटेंशन नहीं दिया। इसकी वजह से जिन्होंने भी अटैक किया वो सबके सब विन करते गए एंड दे स्टार्टेड लूजिंग। तो इस तरह से कितने रीजन हो गए? देखिए फर्स्ट रीजन वॉज हुन्स ने जो अटैक किया था, हुण का जो अटैक था उससे इनका फाइनेंशियली और रिसोर्स सारे ड्रेन हो गए थे। सेकेंड थिंग, इनका जो इंटरनली आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे, दैट वाज अनदर रीजन। थर्ड थिंग, वकाटका डायनेस्टी के किंग्स ने धीरे धीरे इनके
एम्पायर से थोड़े थोड़े लेना शुरू कर दिया राज्य, कि अपना अपना किंगडम बना लिया। और इनके जो फीडल लॉर्ड्स थे, दे स्ट्रेंथेंड देमसेल्व्स एंड स्टार्टेड मेकिंग देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट। वो अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने लग गए। ठीक है, इस तरह से गुप्ता एम्पायर वीक होता गया, उनका एरिया श्रिंक होता गया। जो इतना बड़ा मैंने मैप में दिखाया था ना आपको, इतना बड़ा एरिया श्रिंक होके वो थोड़ा सा ही रह गया। ठीक है, इसके बाद देखिए वीक किंग्स, बहुत सारे वीक किंग्स आए थे, तो किंग्स वीक हुए तो एम्पायर वीक हो ही गया उसके अकॉर्डिंग। प्लस अब इसका कितना रह गया, खाली मगधा तक रह गया। ठीक है, इस तरह से ये डिक्लाइन हो गया था। अब इसके बाद देखेंगे, इसको गोल्डन एरा बोला जाता है। तो हाउ डू यू जस्टिफाई दिस थिंग कि गोल्डन एरा किस रेस्पेक्ट में बोला जाता था? यस शबनम, कैन यू टेल मी कुछ भी, एनी आइडिया कि इनको क्यों बोला जाता था, गोल्डन एरा क्यों बोला इसे? ओके, एनीवन? देखिए इस टाइम पे, गुप्तास के टाइम पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ इन ऑल द रेस्पेक्ट्स। आप चाहे किसी भी रेस्पेक्ट में ले लीजिए, आर्किटेक्चर के फील्ड में ले लीजिए, आर्किटेक्चर में तो पहले भी हो रहे थे, बट जो लिटरेचर के फील्ड में काफी डेवलपमेंट हुआ था, मेडिसिन के फील्ड में हुआ था। प्लस इनके इनके एरिया में, इनके जो राइन था गुप्ता का, उसमें एस्ट्रोलॉजी, इससे पहले एस्ट्रोलॉजी की बात हमने नहीं की थी, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में भी काफी डेवलपमेंट हुआ था, मैथमेटिक्स के फील्ड में डेवलपमेंट हुआ था, साइंस के, टेक्नोलॉजी के, ये सारे फील्ड्स स्टार्ट कहाँ से हुए? गुप्ता एम्पायर से इनिशिएट हुए थे। सो गुप्ता एम्पायर इसलिए गोल्डन एरा माना जाता है बिकॉज सबसे ज्यादा गुप्ता एम्पायर से स्टार्टिंग हुई थी यहाँ से। ठीक है, ये देखिए अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन। रिलीजन इन द सेंस कि यहाँ पे दे वर टॉलरेंट टू ऑल द रिलीजन्स, मेडिसिन, लिटरेचर, इसलिए इनको गोल्डन एज कहा जाता है। अब मुझे ऐसा कोई रीजन बताइए जिससे कि आप कह सकते हैं गोल्डन एज हम इसे कैसे कहें? देयर आर सम ड्रॉबैक्स आल्सो, व्हाट वर दोज ड्रॉबैक्स? एनी वन ड्रॉबैक यू कैन टेल मी? देखिए इनके टाइम पर जो पोजीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट गुड, जैसा कि बताया था कि वुमेन को लैंड राइट्स भी नहीं थे, प्लस वुमेन वर नॉट, देवर सती के एविडेंसेस भी मिले थे इनके टाइम पे। प्लस उनको जो बड़े बड़े जो वो होते थे टाइटल्स, या फिर उनको किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में पर्टिकुलर वो नहीं दिया जाता कि आपको ये ओनरशिप मिले, ओनरशिप नहीं दी जाती थी। तो इस तरह से लेके द पोजिशन ऑफ वुमेन वॉज नॉट good, and one more major thing was that untouchability. इनके टाइम पे untouchability that came into scene. तो untouchability was कहीं पहले नहीं थी, इनके टाइम पे आई थी। तो these things were like making कि golden age कैसे कहें इनको, क्योंकि यहाँ तो इतनी बड़े बड़े दो ड्रॉबैक्स हैं। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा इस अगर ये आए कि हाउ डू यू से दैट इट्स नॉट एक्चुअली अ गोल्डन एज, सो द रीजंस आर दिस कि आपकी जो the position of woman was not good, and second thing is that untouchability came into scene for the first time. ठीक है, that was too rigid, that caste system became too rigid in Gupta time. clear है? तो ये गुप्ता का है अपना। इसके बाद नेक्स्ट जो आया था वर्धान डायनेस्टी। वर्धान डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था? जो हरियाणा वाला पोर्शन था ना, वहाँ के जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जैसे मैं बोल रही हूँ कि बार बार कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था। इसी तरह एक स्ट्रॉन्ग जो बना था फ्यूडल लॉर्ड, वो था हरियाणा में थानेसर जो प्लेस है, उस जगह का जो फ्यूडल लॉर्ड था, दैट वाज टू, वहाँ की धीरे धीरे वहाँ का एम्पायर कैसे एक्सटेंड होता गया वो देखेंगे। तो ये फ्यूडल लॉर्ड ने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया, अपना एक खुद का किंगडम बनाया, दैट इज पुष्यभूति डायनेस्टी। इसका जो स्टार्टिंग जो फाउंडर था दैट वाज पुष्यभूति इटसेल्फ, दैट किंग स्टार्टेड दिस पुष्यभूति डायनेस्टी। ठीक है, कैसे बना था, हर्षा कैसे सीन में आए थे, ये आगे हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन से लिटरेरी सोर्सेज हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये हर्षा डायनेस्टी, वर्धान डायनेस्टी, दैट पुष्यभूति डायनेस्टी, ऑल आर सेम थिंग। ये कैसे आए पिक्चर में, ये देखते हैं। सबसे पहले सोर्सेज देखते हैं, लिटरेरी सोर्सेज। क्या क्या हमें एविडेंसेस मिले थे?
बाण भट्ट एक पोएट थे इन हर्षवर्धन कोर्ट, हर्षवर्धन के कोर्ट में बाण भट्ट थे। इन्होंने बुक लिखी थी हर्षचरित्र। दिस बुक हर्षचरित्र, दिस टेल्स अबाउट द डीड्स ऑफ अशोका, सॉरी डीड्स ऑफ हर्षा। ठीक है, तो इसमें हर्ष की जेनरोसिटी एंड कितनी चैरिटीज करता था ये सब इसमें लिखा हुआ था। ऑल प्रेजेस अबाउट हर्षा वर इन दिस हर्षचरित्र। जैसे कि क्योंकि उनके खुद के पोएट ने लिखा है तो ऑब्वियसली ही विल राइट ओनली गुड थिंग्स, तो उसमें हर्षा के सारे गुड थिंग्स लिखे थे, गुड डीड्स लिखे थे। एंड कादम्बरी, कादम्बरी इज अ नॉवेल विच वाज रिटन बाय बाण भट्ट। बाण भट्ट कौन है? हर्षवर्धन के कोर्ट के पोएट हैं। ठीक है, तो कादम्बरी जो नॉवेल है ना, ये बोला जाता है कि नॉवेल फिनिश नहीं हुआ था। इन द मीन टाइम ये बाण भट्ट ये गुजर चुके थे तब तक, तो इनके बेटे ने इसे कंप्लीट किया था। भानु भट्ट इनके सन थे, उन्होंने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो ये दोनों मेन एविडेंस है। हर्षचरित से हर्ष के बारे में बहुत जानकारी मिलती है, प्लस कादम्बरी इज अ नॉवेल, इसमें भी हर्ष का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, ये क्लियर है। फर्स्ट एविडेंस वॉज फ्रॉम बाण भट्ट। सेकेंड थिंग, जो हर्ष की हम बात करेंगे, राजा हर्ष की, हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन वॉज हिमसेल्फ अ पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड ही हिमसेल्फ वाज अ पोएट। तो वो लिखते भी थे। तो ही हिमसेल्फ रोट दीज प्लेज और ड्रामा। फर्स्ट इज प्रियदर्शिका, नागानंद एंड रत्नावली। दीज थ्री नेम्स यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ये तीनों हर्ष ने खुद ही लिखे थे और इससे भी हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेस हो गए हमारे। फर्स्ट तो बाण भट्ट ने लिखे थे, जो बाण भट्ट वाज अ पोएट इन हर्षवर्धन टाइम, एंड फर्स्ट वाज हर्षचरित एंड सेकंड इज कादम्बरी। कादम्बरी इज अ नोवेल, हर्षचरित इज अ लिटरेरी बुक। ठीक है, प्लेस हर्षवर्धन ने खुद ही लिखे थे, ही वाज हिमसेल्फ अ पोएट। प्रियदर्शिका, नागानंद एंड रत्नावली, ये प्लेस उन्होंने लिखे थे। इंस्क्रिप्शंस देखते हैं। अच्छा, ये मुझे कौन बताएगा, अय्योल इंस्क्रिप्शन किसने लिखा था? इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ा था और इसके बारे में कहाँ हमें आया था? ये आया था, इतना पता है आप लोगों को, सुना हुआ है? हरिसेन सुना आपने? हरिसेन वो समुद्रगुप्त के दरबार में था। तो ये जो हरिसेन के सन थे, दैट वाज कीर्ति सेन, उन्होंने लिखा था अय्योल इंस्क्रिप्शन। ये पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड का जिक्र हुआ था। पुलकेशिन सेकंड ये चालुक्य के किंग थे, इन्होंने हर्षा को डिफीट किया था। ये हमने पहले डिस्कस किया था जब हमने पढ़ा था पीछे, जो चोलास, चालुक्यास एंड पल्लवास पढ़ा था, तब हमने डिस्कस किया था कि इस इंस्क्रिप्शन में, दिस इज द इंस्क्रिप्शन इन विच इट इज रिटन कि पुलकेशिन सेकंड ने कैसे हर्षवर्धन को साउथ में एंटर करने से रोका। ठीक है, दिस इंस्क्रिप्शन टेल्स हाउ पुलकेशिन सेकंड फॉरबिडेड दैट हर्षवर्धन टू एंटर इन द साउथ। वो उसने काफी सारा रीजन जब एक्वायर कर लिया था, देन ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स साउथ। तो नर्मदा नदी के तट पे इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, इसने डिफीट किया पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को, एंड देन हर्षवर्धन पुलकेशिन ने एक बाउंड्री लाइन, इनके बीच में एक ट्रीटी हुई जिसमें इन्होंने बाउंड्री लाइन कर दी कि इससे आगे तुम नहीं आओगे। ठीक है, दिस इज नर्मदा के बैंक से आगे आप नहीं आओगे, दिस इज आवर टेरिटरी। ठीक है, तो ये अय्योल इंस्क्रिप्शन था। इसके बाद मधुबान प्लेट इंस्क्रिप्शन है जो यूपी में है, सोनापत प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड दैट बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन। ये तीनों के तीनों इंस्क्रिप्शंस है ना, ये बताते हैं कि ही इज अ भक्त ऑफ शिवा। ठीक है, इससे पता चलता है कि जो हर्षवर्धन है, ही वाज अ भक्त ऑफ शिवा, ही वाज शैविक और शिवा फॉलोवर। ठीक है, बाद में केवल एक जो युएन सांग ने लिखा था, फाइन ने, सॉरी युएन सांग ने जो लिखा था आगे अपनी बुक में, उससे खाली पता चलता है कि वो बुद्धिस्ट बन गए थे, अदरवाइज कोई और एविडेंस नहीं है। इन सब में ये लिखा हुआ है कि ही वाज अ फॉलोअर ऑफ शिवा। ठीक है, तो हमारे पास इंस्क्रिप्शंस में क्या क्या हो गए, एक तो अय्योल इंस्क्रिप्शन है जो कि
पुलकेशिन सेकंड का इंस्क्रिप्शन उनके बारे में लिखा हुआ है। जब उनके बारे में लिखा है तो उनके युद्ध के बारे में भी लिखा होगा, उनकी जो वॉर हुई थी उनकी हर्षवर्धन से, उसके बारे में भी लिखा होगा। तो दैट वॉर हैज बीन डिस्क्राइब्ड, उसमें हर्षवर्धन का नाम आया है कि किस तरह से बुरी तरह से पुलकेशिन सेकंड ने उसको हरा के वहां से वापस भेज दिया। ठीक है, सेकंड ये तीनों के तीनों जो इंस्क्रिप्शंस है ना, इनमें बताया कि ही वाज अ डिवोटी ऑफ शिवा। इसके बाद फॉरेन अकाउंट्स की बात करते हैं। तो इन्होंने इनके टाइम पे आए थे ह्यूएनसांग। ठीक है, अपन ने पढ़ा था किसके बारे में, एक और मॉन्क के बारे में पढ़ा था हमने, फाइयान, एंड देन ये है ह्यूएनसांग, ये आए हैं। यू हैव टू रिमेम्बर फाइयान किसके टाइम पे आए थे एंड दैट ये किसके टाइम पे आए थे। ठीक है, इन्होंने जो बुक लिखी थी, उनकी बुक थी फो की और इनकी बुक है CU की। इसका मतलब है रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में सारा का सारा रिकॉर्ड इस बुक में है। उनके बीच में जो फाइट्स हुई, क्या क्या किंगडम्स थे, वहां पे किस तरह से रहते थे, वहां की सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, इस सारे रिकॉर्ड को किसमें लिखा हुआ है, बुक में CU की में। ठीक है, ये किसने लिखी थी, ह्यूएनसांग ने। अब ह्यूएनसांग की ऑटोबायोग्राफी लिखी, किसने लिखी, एक मॉन्क ने लिखी। उसमें भी बताया है कि ह्यूएनसांग जब वहां गए थे तो उन्होंने क्या क्या देखा। एक्चुअली ये आए थे दैट पढ़ने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में ह्यूएनसांग। देन ही स्टार्टेड टेकिंग द रिकॉर्ड्स आल्सो, जगह जगह घूम के रिकॉर्ड्स लेना भी शुरू कर दिया था। तो दो चीजें हैं इनके अकाउंट्स में, एक तो इनकी खुद की बुक और एक ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं वापस से सोर्सेस क्या है। लिटरेरी सोर्स में दो हैं, एक तो बाणभट्ट ने जो लिखा है, बाणभट्ट ने दो चीजें लिखी हैं, एक तो हर्षचरित और कादम्बरी। कादम्बरी इज अ नोवेल, हर्षचरित हर्षवर्धन, ये बाणभट्ट कौन थे, हर्षवर्धन के पोएट थे एक। ठीक है, और प्लेस जो लिखे हैं वो हर्षवर्धन ने खुद लिखे हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद एंड रत्नावली। क्लियर है। इसके बाद इंस्क्रिप्शन देखेंगे, अयोल इंस्क्रिप्शन जो कि पुलकेशिन सेकंड का इंस्क्रिप्शन था, उसमें पूरी उसकी बारे में जानकारी थी। तो उसमें डिफीट के बारे में लिखा है, कैसे दिस हर्षवर्धन कैसे हारा था और कैसे उसने वापस भेजा था। एंड मधुबन प्लेट एंड देन सोनपत प्लेट एंड देन वानशेखरा प्लेट, इन सब के आपको इंस्क्रिप्शंस के रिकॉल करके कि किसमें विच इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू हर्षवर्धन, देन यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये तीनों के तीनों उससे रिलेटेड थे। ठीक है, देन फॉरेन अकाउंट्स इसके टाइम पे ह्यूएनसांग आया था। अब देखिए, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि बार बार कि ये छोटे छोटे राइन्स में डिवाइड हो गया था। सो सी हेयर इन द मैप, एक ये हमारा है कन्नौज, देखिए ये है कन्नौज, ये मौखरी ट्राइब है, या मौखरी इनका पर्टिकुलर जैसे बोलते हैं ना अपना वर्धान डायनेस्टी है, तो इनका मौखरी है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो इतनी देर से हम बात कर रहे हैं थानेसर हरियाणा में जो है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर पुष्यभूति, इन्होंने अपना यहाँ पर किंगडम बनाया था, यहाँ पर इन्होंने बना लिया कन्नौज के राजा ने। ठीक है, इनका नाम था गृहवर्मा। यहाँ पर मालवा में बना लिया देवगुप्त ने। ठीक है, आसाम में बना लिया भास्कर वर्मा ने। इधर बंगाल में गौड़ डायनेस्टी बनाई किसने, शशांक ने। शशांक से रिलेटेड एक फैक्ट है जो हमने डिस्कस किया था, क्या है वो, रिलेटेड टू दैट बोधि ट्री। शशांक ने उसकी जो थी ना बोधि ट्री, उसको चॉप कर दिया था। क्यों चॉप कर दिया था, क्योंकि वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड था और ये फॉलोवर थे हिंदुइज्म के, तो इन्होंने उसको तोड़ दिया, मतलब कट कर दिया था शशांक ने। ये बोला जाता है कि इन्होंने कट किया था। प्लस पुष्यभूति उसकी सॉरी शुंगा डायनेस्टी के जो थे ना, उन्होंने भी, पुष्यमित्र शुंगा ने भी उसको कट करा था। तो इन दोनों का नाम इस चीज में आता है कि किस इन्वेडर ने या किस पर्टिकुलर रूलर ने उसकी ब्रांचेस कट कर दी थी। तो सबसे पहले पुष्यमित्र शुंगा ने किया था, देन किसी ने सैपलिंग लगा दी थी, अगेन ही डिड कट दैट। ठीक है, तो अब मैं क्या बता रही थी आपको कि यहाँ पर अलग अलग सबने अपना अपना अलग अलग छोटे छोटे किंगडम बना लिए थे। ठीक है, जो हमने रीजंस में पढ़ा था। हमें बात करनी है किसकी, यहाँ पर अपना वो था चालुक्यास। ठीक है, चालुक्यास मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको मैंने बताया ना अभी कि वो साउथ की तरफ जाना चाह रहा था, तो यहाँ पर ये चालुक्यास थे, पुलकेशिन सेकंड था, इसलिए बताया था।
अब देखिए इन्होंने अपने अपने अलग अलग किंगडम्स बना लिए छोटे छोटे। तो स्टोरी क्या है इसकी? सबसे पहले यहाँ पर पुष्यभूति का जो पुष्यभूति डायनेस्टी कैसे स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे पुष्यभूति था जिसने स्टार्ट की थी। इसके 4 सन थे, ठीक है, इसके 4 सन्स थे जिनमें से हमें एक को ही स्टडी करना है। फिर उनके जो डिसेंडेंट्स थे उनके बारे में बात होगी। उनके जो सन थे दैट वाज हर्षा। सो यू हैव टू रिमेम्बर द इवेंट्स। अभी मैं इवेंट्स आपको क्लियर करती हूँ कि क्या क्या हुआ था। फिर हम हर्षा के बारे में इस तरह से पढ़ेंगे कि किन कंडीशंस में हर्षा he had to become the king. What were the conditions that made him the king? Okay, let's see. So the capital of that particular, कहाँ की बात कर रहे हैं हम? इस प्लेस की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं। Okay, that red marked. So the capital was थानेश्वर, हरियाणा. Founder was पुष्यभूति. He was a feudatory of Guptas. ठीक है ना, गुप्ता का feudatory था, ये सारे feudatory थे एक्चुअली। फिर प्रभाकर वर्धन इनका बेटा था। इसके 4 सन थे, उनमें से सॉरी पुष्यभूति के 4 सन थे, इनमें से हमें बात करनी है प्रभाकर वर्धन की। प्रभाकर वर्धन की। सो प्रभाकर वर्धन गॉट मैरिड टू दैट यशोमती। यहां तक क्लियर हो रहा है? देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है, इसके 4 सन थे, 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये प्रभाकीर्ति की। और फिर इसके ही मैरिड टू यशोधरा एंड 3 सबसे पहले बेटे थे इनके राज्यवर्धन, सेकंड वाज हर्षवर्धन एंड डॉटर वाज देयर राजश्री। ठीक है, 3 थे। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, हर्षा के बारे में। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको कैसे इनकी हायरार्की है? ये देखिए सबसे पहले है पुष्यभूति, इनके बेटे हैं प्रभाकर वर्धन जिनके बारे में हमें बात करनी है। इन्होंने हुंस को डिफीट किया था। ही वॉज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट किंग। इन्होंने हुंस को डिफीट किया था क्योंकि हुंस का जो गुप्तास के बाद भी, क्योंकि क्या हुआ कि स्कंद गुप्ता ने उनको खाली वहां से रिटेलिएट किया था, वहां से हटाया ही था, वो काफी दूर तक नहीं गए थे। दे स्टार्टेड, दे कंटिन्यूड अटैकिंग दैट अदर किंगडम्स आल्सो। तो इन्होंने, इनके ऊपर जब हुंस का अटैक हुआ तो इन्होंने डिफीट कर दिया था। किसने? प्रभाकर वर्धन की बात हो रही है। ठीक है, इनको महाराजा धीराज या परम भट्टारा की इनको भी मिली थी उपाधि। अब देखते हैं प्रभाकर वर्धन की। इनकी मैरिज हुई यशोमती से। 2 sons and 1 daughter. 2 sons are Rajyavardhan and second is Harshvardhan, about whom we have to study, and Rajshri. ठीक है, अब हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखते हैं क्या हुआ था। सबसे पहले राजश्री की मैरिज की थी कन्नौज के राजा से। ठीक है, अब कन्नौज के राजा से इनकी शादी हुई जिनका नाम था गृहवर्मा। अब कन्नौज चाहिए थे मालवा के राजा को। नीचे जो मालवा था ना, देखिए ये रहा मालवा किंग, इसको चाहिए था कन्नौज, तो इसने अटैक किया कन्नौज पे। ओके, कन्नौज पे इन्होंने अटैक किया तो यहाँ के राजा को किल कर दिया। कौन था? गृहवर्मा। गृहवर्मा को किल कर दिया तो अब उनको पता चला, किसको? थाने से डायनेस्टी वाले को, है ना। तो इनको पता चला तो इन्होंने इनके जो बड़े भाई, हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन, उनको पता चला तो ही केम टू दैट कन्नौज, क्योंकि इनकी सिस्टर वहां थी और इनकी सिस्टर के हस्बैंड को किल कर दिया था। किसने? मालवा किंग ने। तो ही केम देयर एंड ही डिफीटेड दिस, ही किल्ड दिस मालवा किंग देवगुप्ता। देवगुप्ता को किल करके ही वॉज रिटर्निंग बैक टू हिज किंगडम। कहाँ? कन्नौज वापस जा रहे थे। इन द मीन टाइम धोखे से देवगुप्ता के मित्र शशांक ने उसकी हत्या कर दी। यहां तक क्लियर हुआ है क्या है सीक्वेंस ऑफ इवेंट? सबसे पहले क्या हुआ है? इसकी शादी कहाँ हुई है इस लड़की की, राजश्री की?
कन्नौज में हुई है। क्लियर है? क्लियर है? इनकी शादी हुई है कन्नौज में। देन क्या हुआ है, कन्नौज पे आक्रमण करता है कौन, मालवा किंग, दैट देवगुप्ता। देवगुप्ता ने यहाँ अटैक किया एंड फिर पता चला कहाँ पे, थानेसर के किंगडम में। तो थानेसर के जो राजा थे, ठीक है, प्रभाकर गुप्ता जो थे ना, प्रभाकर वर्मा जो थे, उनके जो बेटे थे बड़े वाले, हर्षवर्धन के बड़े भाई, दैट केम टू अटैक दिस देववर्मा, देवगुप्ता। देवगुप्ता को अटैक करने आए वो, क्योंकि उन्होंने उनके दैट किंगडम पे, कन्नौज पे अटैक किया था, अपनी बहन के किंगडम पे। तो फिर उन्होंने क्या किया, व्हाट ही डिड, ही किल्ड दैट देवगुप्ता। बट देवगुप्ता को किल करने से क्या हुआ कि इनका जो फ्रेंड था ना देवगुप्ता का, दैट वाज बंगाल किंग शशांक। तो शशांक ने ही किल्ड हर्षवर्धन के बड़े भाई को किल कर दिया। अब हर्षवर्धन आएगा पिक्चर में। आपको क्लियर हुआ है किन कंडीशंस में हर्षवर्धन आया पिक्चर में? देखिए एक बार शुरू से शुरू करते हैं आपके लिए। सबसे पहले पुष्यभूति था, पुष्यभूति के बेटे थे प्रभाकर वर्धन। ओके, 4 sons were there, but we'll study about प्रभाकर वर्धन only because he was only known king, बहुत फेमस यही थे। इसके बाद बात आती है कि प्रभाकर वर्धन और यशोमती, they got married, and then राज्यवर्धन and हर्षवर्धन and राजश्री। राजश्री was married to कन्नौज king। कन्नौज king को डिफीट किया मालवा किंग ने, देवगुप्ता, तो उन्होंने उसको किल कर दिया। अब इनको पता चला, राज्यवर्धन तब तक किंग बन चुके थे, इनको पता चला, ही वेंट टू कन्नौज एंड ही किल्ड दिस मालवा किंग। बट मालवा किंग ये जो थे देवगुप्ता, इनके एक फ्रेंड थे शशांक, ठीक है, वो शशांक ने बंगाल में थे, तो इन्होंने अटैक किया वापस से राज्यवर्धन पर एंड किल्ड राज्यवर्धन। नाउ ओनली हर्षवर्धन रिमेन्ड, हर्षवर्धन रिमेन्ड। इसने राज्यवर्धन को किल करके राज्यश्री जो इनकी सिस्टर थी, इसको भी बंदी बना लिया। यहां तक क्लियर हुआ है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन है? कैन एनीवन टेल मी कि अभी तक हुआ क्या है? गुप्ता का एंड हुआ, फिर होना चाहिए, फिर हमने पुष्यभूति देखे, मौका रही। यस, पुष्यभूति से स्टार्ट किया, फिर प्रभाकर वर्धन आए एंड देन उसके बड़े बेटे थे हर्षवर्धन, मतलब छोटे बेटे थे हर्षवर्धन, बड़े बेटे थे राज्यवर्धन एंड राजश्री वाज डॉटर। राजश्री गॉट मैरिड टू कन्नौज किंगडम। कन्नौज के राजा थे गृहवर्मा। तो कन्नौज पे अटैक किसने किया? मालवा किंग, मालवा किंग ने अटैक किया, वेरी गुड। एंड देन ही किल्ड दैट, कन्नौज के किंग को किल कर दिया। फिर क्या हुआ, राज्यवर्धन आए टू दैट कन्नौज, उसने मालवा किंग को किल किया। बट उनके रिटर्न में क्या हुआ, बंगाल किंग ने उन्हें मार दिया, शशांक। यस, शशांक किल्ड राजवर्धन। यहां तक सारा सीन हो गया है। अब बचा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का क्या काम है अब? ही हैज टू टेक द रिवेंज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ एंड ही हैज टू टेक द रिवेंज ऑफ हिज सिस्टर्स, जो उसको इम्प्रिजनमेंट में रखा हुआ है। प्लस व्हाट ही हैज टू डू, ही हैज टू टेक बैक कन्नौज फ्रॉम दैट बंगाल किंग शशांक। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? एक बार मैप में वापस देख लीजिए क्या क्या हुआ है। ये सबसे पहले था पुष्यभूति डायनेस्टी, ये कन्नौज में उन्होंने डॉटर मैरी की थी। मालवा किंग ने अटैक किया था, मालवा किंग का फ्रेंड था ये बंगाल किंग शशांक। शशांक ने किल किया किसको? राज्यवर्धन को। अब बचा हर्षवर्धन। व्हाट हर्षवर्धन विल डू नाउ? अब आएगा हर्षवर्धन पिक्चर में। ही विल, इन्होंने अलाइ किया किससे? आसाम के भास्कर वर्धन से। ठीक है, ही अलाइड विद दिस एंड इसके बाद इन्होंने अटैक किया किस पे? शशांक पर। ठीक है, जैसे शशांक को पता चला कि इतनी बड़ी सेना लेके आ रहे हैं, तो ही फ्लैड अवे, पहले ही भाग गया वो। ठीक है, तो इस तरह से उसकी डिफीट तो वैसे हो गई थी। सी नाउ सी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। राजश्री was married to Kannauj king Grahvarma and राजवर्धन became the king of थानेसर। इसी टाइम पे राजवर्धन का
इसको राजा बनाया जा रहा था। फिर देवगुप्त ऑफ मालवा किंग ग्रहवर्मन ऑफ कन्नौज। देन देवगुप्त टुक कन्नौज एंड अरेस्टेड द सिस्टर। फिर राज्यवर्धन ने क्या करा, देवगुप्त को किल किया, एंड अगेन शशांक ने क्या किया, राजवर्धन को किल किया। ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्लियर हुआ है ना? ठीक है, यही हमने मैप में दिखाया था अभी। अब आते हैं हर्षवर्धन। नाउ सिंस देयर वाज नो सन लेफ्ट, तो अब हर्षवर्धन बिकेम द किंग एट द एज ऑफ 16. ही वाज वेरी यंग। यस कालिंद। मैम राज्यवर्धन, अच्छा मैम ठीक है, वो मैंने गलत पढ़ लिया था। ओके मैम। सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझ में आया आपको क्या हुआ है अभी तक? आ गया। अब हर्षवर्धन राजा बन गया है। 16 साल का ही है। he has to do a lot, he has to go to कन्नौज, बहुत सारा काम करना है उसको। 16 years का है अभी। अब इन्होंने, ये इस पॉइंट पे बाद में आते हैं, he allied with भास्कर वर्मन, जो हमने अभी मैप में दिखाया था। ठीक है, ये असम के किंग थे। असम का उस वक्त नाम क्या था? कामरूपा। कामरूपा मतलब असम। उड़ीसा को क्या बोलते थे एट दैट टाइम? पहले उड़ीसा का क्या नाम था? हमने अशोका में पढ़ा था ये। ओके, फिर आप लोग देख के बताइएगा मुझे। मैम कलिंगा। कलिंगा, या ठीक है। ही अलाइड विद भास्कर वर्मन ऑफ एंड भास्कर वर्मन जो कौन था? कामरूपा, मतलब असम का किंग था। दोनों ने मिलके शशांक पे हमला किया। शशांक पहले ही चला गया था, बट आई हैव रिटन हियर ही वाज डिफीटेड। शशांक फ्लैड अवे, है ना। फिर हर्ष को क्या मिल गया? कन्नौज मिल गया, एंड ही रेस्क्यूड हिज सिस्टर। यहां तक क्लियर है? अब उसने क्या करा, वहां पे कन्नौज का अब कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था, तो व्हाट ही डिड, ही मिंगल्ड कन्नौज विद थानेसर। उसने अपनी किंगडम में कन्नौज को ऐड कर लिया, एंड क्या किया उसने? कन्नौज को कैपिटल बना दिया। सो हियर द कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम थानेसर टू कन्नौज। ये क्लियर है कैसे कन्नौज शिफ्ट हुई है कैपिटल थानेसर से? ये सबको क्लियर है कि कन्नौज कैसे शिफ्ट हुई है कैपिटल? ठीक है, पहले जैसे पाटलिपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट था ना, सब मगध की सबकी कैपिटल वो हुए जाता था, तो इसी तरह कन्नौज इस टाइम पे, एट दिस टाइम 600 AD के टाइम पे, इस 6th सेंचुरी में कन्नौज बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए काफी युद्ध हुए थे, जो अपन ने पढ़ा था कि पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटा वाला जो फाइट हुई थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस कन्नौज। ठीक है, ये सीक्वेंस सबको क्लियर है कि वो राजा बन गया, फिर उसने क्या करा, भास्कर वर्मन से अलाई किया, एंड देन दे बोथ डिफीटेड, एंड कन्नौज को अपने अंडर ले लिया उसने, मिंगल कर लिया विद थानेसर, एंड देन मेड कन्नौज हिज कैपिटल। अब इसके आगे, अब उसको एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, वो ही विल डू कॉन्करिंग ऑफ एवरी रीजन ऑफ दिस नॉर्थ। अभी जो भी रीजन्स बचे हैं ना, उनको धीरे धीरे अब कॉन्कर करेगा। कैसे करेगा? अब क्योंकि वो कॉन्कर करता है, तो ही वाज नेम एट शिलादित्य। शिलादित्य नाम रखेंगे उनका। सकल उत्तर पथेश्वर, सकल मतलब सारा, ऑल ओवर, उत्तर मतलब नॉर्थ, पथेश्वर कॉन्करर ऑफ ऑल नॉर्थ। ये इनको टाइटल मिला था। क्यों मिला था? अब ये आगे जाके, क्योंकि बिकॉज उसने सेटल कर लिया, अब हाँ ठीक है सब ये हो गया, मेरे जो टारगेट थे कि उज्जैन को लेना था, उसको किल करना था, शशांक को हटाना था वहां से, तो वो सब हो गया उसका। देन व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड एक्सपेंडिंग हिज राइम। क्या किया इन्होंने? ही कंट्रोल्ड पंजाब एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है, ये चले पंजाब की तरफ, सेंट्रल इंडिया का काफी सारा पोर्शन इन्होंने अपने अंडर कर लिया। और शशांक की जब डेथ हो गई थी, बिकॉज अभी तो वो वहां से भागा ही था, फिर उसकी डेथ हो गई, देन व्हाट ही डिड, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा भी अपने अंडर ले लिया। देखिए एरियाज लेता जा रहा है अपने साथ। देन व्हाट ही डिड, वल्लभी के राजा गुजरात में जो थे, उनको इन्होंने क्या करा, डिफीट किया, और फिर उनके साथ एक अलाई किया। कैसे किया? उन्होंने अपनी डॉटर और उनके सन से
अपनी डॉटर को उनके सन से मैरी कर दिया एंड फिर अलायंस हो गया उनमें कि अब झगड़ा शांत, अब हमारे पास ही है गुजरात और ये आपकी अपनी डॉटर, मेरी डॉटर है ही आपके सन के पास, ठीक है। इस तरह से मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू इन्होंने क्या कर लिया, पैसिफाई कर लिया, सीज फायर हो गया, ठीक है। इनके बीच में पहले युद्ध हुआ, तो अब इसके पास क्या क्या आ गया देखिए, पंजाब है, सेंट्रल इंडिया का काफी सारा पोर्शन है, बंगाल है, बिहार है, ये उड़ीसा है, गुजरात है ना, ये सब इसने, अब इसने सोचा ये हो गया काफी सारा नॉर्थ, अब हम चलते हैं साउथ की तरफ। तो ये देखिए ये सारा पोर्शन इसने, ये जो पोर्शन है ना, ऑल दिस पोर्शन, ये सारा पोर्शन इन्होंने ले लिया। अब सोच रहे हैं आगे चले थोड़ा, तो ये इस तरफ जाने लगे, इस तरफ जाने लगे, तो कौन थे यहाँ पे, चालुक्यास थे, हमने पढ़ा था ना बादामी के चालुक्या, ये पढ़ा था बादामी चालुक्यास एंड दिस वेस्ट साइड के पढ़ा था ना चालुक्यास में। तो उन्होंने, उनका जो राजा था पुलकेशिन सेकंड, वेरी फेमस किंग, पुलकेशिन सेकंड को किसने मारा था, ये हमने पल्लवास में, या टेल मी क्वेश्चन क्या था? हु किल्ड पुलकेशिन सेकंड, जिसने हर्षवर्धन को हरा दिया, वापस भेज दिया, उसको किसने किल किया था पुलकेशिन सेकंड को? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन को तो उसने किल किया था, महेंद्र वर्मन के सन थे नरसिम्हा वर्मन, उसने किल किया था, ठीक है। ये चालुक्य किंग थे, ठीक है। किसने क्या किया था, महेंद्र वर्मन को किल किया था, देन उनके सन आए थे नरसिम्हा वर्मन, उसने किल किया था इनको, ठीक है। बट चालुक्य किंग ने किया, वो पल्लवा के किंग ने किया था, ठीक है, पल्लवास के एक किंग ने किया था, दैट वाज नरसिम्हा वर्मन। ये क्लियर है? अब देखिए हम कहाँ आ रहे थे, हाँ ये बात हो रही थी कि नर्मदा के तट पर, नर्मदा के रिवर के बैंक पर इनमें काफी घमासान युद्ध हुआ, उसमें हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड एंड फिर इनके बीच में ट्रीटी हुई। व्हाट ही सेड कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप इसको क्रॉस नहीं करोगे, ठीक है। पुलकेशिन सेकंड ने क्लियर कर दिया दैट दिस इज द डिमार्केशन, आप इसके आगे नहीं आएंगे, ठीक है। ये ट्रीटी हो गई थी इनके बीच में। ये देखिए चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड had defeated हर्षवर्धन, इसने क्या किया, डिफीट कर दिया ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा इन 618 AD। और फिर क्या ट्रीटी हुई इनके बीच में, नर्मदा रिवर was designated as the border between the Chalukya Empire and हर्षवर्धन, ठीक है। ये बॉर्डर हो गई, ना तुम इधर आओगे ना हम उधर जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? पूरा सीक्वेंस क्लियर है यहाँ तक? अभी कैपिटल क्या है वहां की, हर्षवर्धन के एम्पायर की? कन्नौज। अभी तक कैपिटल कन्नौज ही है उसकी, ठीक है, कैपिटल कन्नौज ही रहेगी उसकी। देन व्हाट हैपेंस, इसके बाद ह्वेनसांग आते हैं, दिस चाइनीज स्कॉलर ह्वेनसांग आते हैं, ये आते हैं स्टडी करने के लिए नालंदा में, एंड इन द मीन टाइम वो क्या करते हैं, दैट अकाउंट्स भी बनाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है राज्य में, जैसे पहले फायान ने बनाया था उस तरह से ये पूरा अकाउंट बनाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। ही वॉज इन द बिगनिंग, he was a devotee of Shiva and his ancestors were also a devotee of Shiva। किसकी बात हो रही है, हर्ष की बात हो रही है, हर्षवर्धन के एंसेस्टर्स और हर्षवर्धन। बट ये ह्वेनसांग की कंपनी में जब रहते हैं, इनके साथ जब रहते हैं, तो he got influenced with बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस होके वो क्या करते हैं, अपना रिलीजन चेंज करते हैं बुद्धिज्म में, ठीक है। he became a बुद्धिस्ट। ये चीज हमें क्लियर बिल्कुल भी नहीं है, कहाँ से पता चला है, खाली इसी से पता चला है ह्वेनसांग के उससे। बाकी सारे के सारे इनके इंस्क्रिप्शंस में ये लिखा हुआ है कि ही वाज अ फॉलोवर ऑफ शिवा। ओनली इन दैट ह्वेनसांग, जो खुद भी एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, इन्होंने खाली अपने उसमें लिखा है कि ही बिकेम दैट डिवोटी ऑफ शिवा। और इसको हमने क्यों मान लिया, क्योंकि इन्होंने बाद में बुद्धिस्ट लोगों के लिए काफी काम किया था। नर्मदा दैट नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए भी इन्होंने काफी कुछ किया था, उसके डेवलपमेंट के लिए उसको पैट्रॉन किया था, और उसका मेंटेनेंस वगैरह सब इन्होंने अपने किंगडम की तरफ से किया था, मतलब इन्होंने खुद से किया था। और इन्होंने काफी सारी बुद्धिस्ट की असेंबली भी करी थी। तो दैट्स व्हाई वी अज्यूम कि दैट थिंग रिटन इन ह्वेनसांग्स अकाउंट कि ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म इज ट्रू, ठीक है। तो स्टार्टिंग में he was a follower of Shiva and later he adopted Buddhism under the influence of ह्वेनसांग।
कैसे पता चला? इन्होंने बहुत सारे स्तूपास बनवाए थे, मॉन्स्ट्रीज बनवाई थी, बहुत सारे चैत्य बनवाए थे, विहार बनवाए थे। तो इस तरह से उनसे पता चलता है कि हाँ ही वॉज इन्फ्लुएंस, एटलीस्ट अगर वो बने या नहीं बने लेकिन वो इन्फ्लुएंस तो बहुत हो गए थे। ठीक है। ही पैटर्नाइज नालंदा यूनिवर्सिटी, जो इनका सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है बुद्धिस्ट, यहाँ पर फ्री में एजुकेशन मिलती थी नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो ये जो बुद्धिस्ट का इंस्टीट्यूट था ना, इसको इन्होंने पैटर्नाइज किया। इसका सारा खर्चा, जो बुद्धिस्ट स्टडी करते थे उनका पूरा खर्चा प्लस उसका मेंटेनेंस का खर्चा, वो सब ये विलेजेस से, वहां जितने भी 100-200 अराउंड विलेजेस बने हुए थे उनसे कलेक्ट करके उनको प्रोवाइड करवाते थे कि नाउ यू कैन डू द मेंटेनेंस थ्रू दिस। ठीक है। टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, उनको भी कुछ पोर्शन मिलता था। नाउ असेंबलीज की बात करते हैं। इनके टाइम पे असेंबलीज हुई थी, दो बहुत ही मेजर असेंबलीज थी। ये भी लिखा हुआ कहाँ है? ह्यूएन के अकाउंट में लिखा हुआ है कि हर्षा के टाइम पे 2 असेंबलीज हुई थी, एक तो कन्नौज असेंबली और एक प्रयाग असेंबली, जिसे कि महामोक्ष परिषद भी बोलते हैं। इस महामोक्ष परिषद, ये 2 असेंबलीज, दीज आर द इम्पोर्टेंट असेंबलीज। तो कन्नौज असेंबली में क्या हुआ था? ये इन्होंने ह्यूएन को, जिससे कि वो बहुत इम्प्रेस हुए थे, ह्यूएन को ऑनर करने के लिए ये असेंबली इन्होंने स्टार्ट की थी। और जो टीचिंग्स, महायान बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उसको हाईलाइट करने के लिए, मतलब उससे इम्प्रेस हुए थे ये, बाद में महायान बुद्धिज्म इन्होंने अपनाया था, तो उनको हाईलाइट करने के लिए, उनकी क्वालिटीज बताने के लिए किया था। एक्चुअली बोला तो यह जाता है कि ये इन्होंने सभी रिलीजन के लोगों को बुलाया था, बहुत सारे किंग्स अलग अलग जगह से, सबको अपने अपने रिलीजन के बारे में, everyone has to say something. Then this Yuan came and he started praising only Mahayan Buddhism, and then some riot also happened कि उन्होंने अपने ही रिलीजन की तारीफ करी, बाकी सारे लोग, बिकॉज सारे रिलीजन के लोग, बहुत सारे लोग बुलाए थे इन्होंने, तो उन सब लोगों को at that time it became issue there कि वहां पर इस चीज की वजह से रिलीजियस इश्यू हुआ था कि इन्होंने खाली महायान बुद्धिज्म की तारीफ करना शुरू कर दी थी, जबकि वहाँ हिंदू भी थे, बहुत सारे जैनिज्म भी थे। तो देन ही स्टार्टेड सेइंग कि महायान बुद्धिज्म इज द बेस्ट। तो इस तरह से बोला जाता है। ऑल्दो किस लिए किया था इन्होंने? इन द ऑनर ऑफ ह्यूएन सांग। He invited the representatives of all the religions, so all the religion people were there also. ठीक है, सारे रिलीजन के लोग बैठे थे, लेकिन इन्होंने खाली महायान बुद्धिज्म को हाईलाइट किया था। किसने? ह्यूएन सांग ने। जब ह्यूएन सांग को बुलाया गया कि कम ऑन द स्टेज एंड से समथिंग, इस टाइप का कुछ, तो फिर दैट बिकेम अ लिटिल बिट ऑफ chaos ओवर देयर। इसके बाद सेकंड है प्रयाग असेंबली। ये प्रयाग असेंबली होती थी गंगा और यमुना रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर, जो जहाँ जो ये मिलती थी गंगा यमुना नदियां, वहां पर। इसको महामोक्ष परिषद भी बोलते हैं। इसमें क्या किया था हर्ष ने उसके ट्रेजर में जितना भी बचा था ना, वो सारा उसने दान कर दिया था टू ऑल काइंड ऑफ पीपल। जो भी छोटा बड़ा जो भी आया, सबको उसने दान किया था। ठीक है, टू ऑल क्लासेस ऑफ पीपल ही डिड चैरिटीज फॉर ऑफरिंग्स ऑफ रॉयल चैरिटीज टू ऑल क्लास ऑफ पीपल। और ये कहा गया कि हर 5 साल में ये होता था। ठीक है, अब ये माना जाता है कि जो कुंभ मेला है ना, वो इसी से इंस्पायर होके होता है, जो कि हर 5 साल में कुंभ मेला लगता है ना, वो इसी प्रयाग में है ना। वो इसी की वजह से कि पहले ये होता था, उसका धीरे धीरे चेंज होके हिंदुओं ने क्या कर दिया, उसका प्रयाग को दैट कुंभ का मेला लगा दिया है। ठीक है, वो इसी से इंस्पायर होते हैं। तो ये दोनों असेंबलीज क्लियर है, कन्नौज असेंबली एंड इसको अगर महामोक्ष परिषद भी लिखा हुआ होता है तो दैट इज ऑल्सो द सेम एज प्रयाग असेंबली। ठीक है, दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम चीज है। क्लियर है ये असेंबलीज? yes. देखिए इसके बाद क्या होता है, अब उसने जो हर्षा का ये डिसाइड हो गया था कि अब यहीं पे रहना है, नॉर्थ में ही रहना है, साउथ में नहीं जाना है। तो वो नॉर्थ में ही अपना जितने उनको कॉन्कर करने थे उसी में रहने लगे थे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वहाँ की सोसाइटीज कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। सी द एडमिनिस्ट्रेशन जो था ना उनका, दैट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ गुप्तास। जैसे गुप्ता फॉलो कर रहे थे, इन द सेम वे ही वाज फॉलोइंग। तो इसमें कुछ नया नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन वी विल जस्ट फॉलो दैट ऑफ गुप्ता। उसके बाद सोसाइटी की बात करते हैं। तो सोसाइटी में
वुमेन्स कंडीशन बिकेम मोर वर्स, जो पहले होता था वो भी धीरे धीरे खत्म, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, कास्ट सिस्टम तो रिजिड था ही, अनटचेबिलिटी वाज देयर, बट शूद्रास की जो कंडीशन थी थोड़ी सी बेटर हुई थी पहले से, जैसे गुप्ताज में भी थोड़ी बेटर हुई थी। यहाँ एग्रीकल्चर भी उनको अलाउ किया गया था, ठीक है। पहले खाली उनको धीरे धीरे एपिक्स पढ़ना और ये अलाउ करा था गुप्ता के टाइम पे, और इनके टाइम पे क्या अलाउ कर दिया था कि यू कैन डू एग्रीकल्चर ऑल्सो, ठीक है। तो अपन देखते हैं कंडीशंस ऑफ वुमेन और अकॉर्डिंग टू ह्यूएन अगेन हम कहाँ से एविडेंसेस से पढ़ रहे हैं, जो ह्यूएन ने लिखा है, बाणभट्ट ने लिखा है, ठीक है, उसके हिसाब से बता रहे हैं। हमें नहीं पता वहां क्या हुआ था, बट इनकी बुक्स में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि 4 फोल्ड डिवीजन था, जैसा कि शुरू से चलता आ रहा है, ये तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये था। अब यहाँ पे क्या हो गया कि एकदम जो क्लासिफाई हो रखे थे, ब्राह्मण प्रिविलेज थे, जैसे कि गुप्ताज में भी थे, उनको ही लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। जैसे अभी बताया था ना कि फ्यूडल बनते थे, तो उनको जैसे वो कुछ करते, हवन वगैरह किया या कुछ किया तो उनको लैंड ग्रांट्स, लैंड मिलती थी, है ना। तो इस तरह से लैंड ग्रांट्स खाली ब्राह्मण्स को मिलते थे। तो क्षत्रिय जो थे, दीज वर द रूलिंग क्लासेस, क्षत्रिय रूलिंग क्लासेस, ठीक है। क्षत्रिय बनते थे, राजा वगैरह सब क्षत्रिय ही होते थे। वैश्य ट्रेडर्स, पहले भी ट्रेडर्स ही थे। अब शूद्रों का थोड़ा सा चेंज हुआ है कि इनको एग्रीकल्चर अलाउ कर दिया बस, ठीक है, ये चेंज हुआ। अनटचेबिलिटी वाज स्टिल देयर, ठीक है, कहीं नहीं गई है। कंडीशन ऑफ वुमेन वर्ड्स होती ही जाएगी, वो तो आगे आगे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा तब तक वर्ड्स ही होती जाएगी। अभी देखिए कहीं भी नहीं सुधरी है। पोजीशन ऑफ वुमेन डिक्लाइंड, पोजीशन ऑफ वुमेन डिक्लाइंड, विडो रिमैरिज परमिशन नहीं है, डोवरी स्टार्ट हो गई, डोवरी अभी तक नहीं हुआ था, इनके टाइम पे स्टार्ट हो गया। सती सिस्टम बिकेम कॉमन, अपने को गुप्ता के में स्मॉल एविडेंस मिला था, यहाँ तो कॉमन ही हो गया है, ठीक है। इनके टाइम पे डेड के डिस्पोजल के तरीके बताएं कि क्या क्या करते थे। दिस इज नॉट रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ वुमेन, ये बताया कि बस कैसे क्रीमेशन होते थे। सिंपल क्रीमेशन होता था, पानी में विसर्जित करते हैं वो वाला होता था, प्लस जंगलों में छोड़ना है, ये 3 तरह के क्रीमेशन होते थे उस टाइम पे। क्या होता था क्रीमेशन, जो अभी भी होता है, जलाना, एंड मुखाग्नि देना जिसको बोलते हैं, वाटर ब्यूरियल मतलब पानी में विसर्जित करना, एंड थर्ड वॉज वुड्स में छोड़ के आते थे जंगल में। हाँ ठीक है, ये हो गया, वहां पे छोड़ के आ गए। इसके अलावा इकोनॉमी अगर देखें हम, तो इकोनॉमी में बहुत डिक्लाइन हुआ था गुप्ताज के कंपैरिजन में। गुप्ताज में तो इकोनॉमी काफी अच्छी पोजीशन पे चली गई थी, बट हर्षा के टाइम पे इकोनॉमिक डिक्लाइन बहुत ज्यादा हो गया था। क्या रीजन रहा, एक तो वो बुद्धिस्ट बन गए थे, तो इतना ज्यादा इन्होंने मिलिट्री की तरफ ध्यान नहीं दिया जितना कि इसकी तरफ, बुद्धिज्म को एनहेंस करने की तरफ ध्यान दिया था, ठीक है। सेकेंड थिंग, फॉरेन ट्रेड कम हो गई थी, जो रोमन्स का था वो खत्म हो गया था। तो जब फॉरेन ट्रेड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हैंडीक्राफ्ट वगैरह सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो इस तरह से धीरे धीरे डिक्लाइन आता रहा। और कॉइन्स जो गुप्ताज के टाइम पे थे, इतने इशू किए थे, यहाँ पे बहुत वेरी फ्यू कॉइन्स वर सीन, ठीक है। तो इस तरह से हर्ष के टाइम पे इकोनॉमिक डिक्लाइन आ गया था एक तरह से। सी, there was a sharp economic decline as compared to economy of the Gupta period. ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन हो गया था, नंबर ऑफ कॉइन्स बहुत कम हो गए थे, हैंडीक्राफ्ट और एग्रीकल्चर भी डिक्लाइन हो गया था, ये भी डिक्लाइन हो गया था। सो इन 647 AD इसके बाद उन्होंने कोई भी ऐसा ग्लोरीफाइंग काम कुछ किया नहीं था, ऐसा कुछ विनिंग नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी था उनके पास। साउथ तो नॉर्थ में आगे एक्सटेंशन कर नहीं पाए थे, ऊपर कश्मीर की तरफ भी नहीं जा पाए थे। तो इस 647 AD में उसकी डेथ हो गई थी, एंड ही वाज 41 इयर्स एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन सेम है जैसा हमने गुप्ता में किया था। सो दिस इज अबाउट हर्षा। तो दिस डायनेस्टी, हर्षवर्धन डायनेस्टी एक पूरा है। अभी आपको इसमें कुछ पूछना है तो बताइए, फिर हमें पेपर डिस्कस करना है जो लास्ट का क्विज हुआ था। असेंबलीज है इसमें, मेन तो इसमें यही है कि कैसे बने थे ये राजा। ये आपको मैप से एक बार क्लियर कर लीजिएगा, बिकॉज मैप से आपको पता चल जाएगा कि ये इसके पास था, इसने अटैक किया था, इस तरह से। क्लियर है ये? Yes. इसमें किसी को कुछ पूछना है?
मैम इसमें वो एक इंसान ने मैम जो एक गलत मेंशन भी किया था ना ट्रेड को लेके कि वो सेफ पैसेज वगैरह था। ट्रेड को लेके क्या मेंशन किया था? कि मैम जो पैसेज था वो सेफ था, वहां पे चोरी वगैरह नहीं होता था। विच पैसेज, विच रूट यू आर टॉकिंग अबाउट? सिल्क रूट की बात कर रहे हैं क्या? नो मैम, वो एक जो ऐसा था ना मैम कि हुइन सांग ने जो अपनी उसके जो मिले थे मैम, हुइन सांग के जो डायरीज वगैरह कुछ भी, हम्म। तो उसने गलत चीजें ऐसे रिकॉर्ड की थी ना कि एक तो कि जो भी ट्रेड जहाँ भी रास्ता था वो सेफ था, वहाँ पे चोरियां वगैरह नहीं होती थी, रॉबरीज एंड ऑल। ओके, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। सो देख के बताती हूँ मैं। आप क्या, आपका कंसर्न ये है कि ही मिस इंटरप्रेटेड सम थिंग्स। यस मैम। ओके, आई विल लेट यू नो। ठीक है, आपको क्विज का डिस्कशन करना है? क्विज दिया था आप लोगों ने लास्ट टाइम पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको? सी, जिन्होंने नहीं दी थी क्विज उनके लिए एक बार वापस से देख लीजिए। So the question is, consider the flying statements with regard to the rise of Magadhan Empire. मैम Yes. ये क्वेश्चन क्लियर है ना? इसमें को कुछ किसी को प्रॉब्लम आया था? Question is not visible. Question is not visible. ये this was a mistake at the time of making PPT. उसमें जो ऊपर जो heading आता है ना, that header was not removed. I think now you are able to see. नो मैम। No, okay, I'll dictate the question. Consider the following statements with regard to the rise of Magadhan Empire. बाकी तो दिख रहा है ना? First line is not visible only. मैम वो मैप दिख रहा है वो कन्नौज का। Okay, I have not shared the screen. Then say like this. Now you are able to see? Just wait, just wait. Share the screen. I have paused the share also, that's why. क्विज दिख रही है अभी? Still you are not able to see? नो मैम। No, then I have to share it again. Just wait. I think now it's clear. यस मैम। So the first question is, consider the flying statements with regard to the rise of Magadhan Empire. The rich deposits were situated nearby Magadha. अपन ने पढ़ा था कि क्या क्या रीजंस थे कि मगध इतना बड़ा एम्पायर बन गया, है ना? उसमें देखा था कि आयरन डिपॉजिट्स काफी सारे थे, है ना? क्लियर है ये चीज? देयर कैपिटल राजगीर एंड पाटलिपुत्र, जो इनकी कैपिटल थी वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे थी। एक तो चारों तरफ से माउंटेन से घिरी हुई थी, एक पानी से घिरी हुई थी, ये भी देखा था हमने। फिर मगधा ले एट द सेंटर ऑफ मिडिल जाइजेंटिक प्लेन वेयर एल्यूमिनियम फर्टाइल एल्यूमिनियम वैक्स अवेलेबल, ये भी क्लियर है क्योंकि उनका कल्टीवेशन इसीलिए अच्छा हुआ था क्योंकि वो जहां रह रहे थे दैट वाज अ फर्टाइल। यस, ओके। The rulers of Magadha employed only fair and peaceful means. अब ये बताइए मुझे, फोर्थ स्टेटमेंट सही है क्या? ये वाला स्टेटमेंट, और गलत है तो क्यों है? वो गलत है। क्यों रॉन्ग है? व्हाई इज दिस वो स्टेटमेंट? वॉर्स भी करते थे। हाँ, बिकॉज उन्होंने तो बहुत ही हर तरह से उन्होंने अप्लाई किया था कि भाई जिस तरह से भी हो सके मैट्रिमोनियल अलायंस करना है तो वो करो। अजात शत्रु को देखा था आपने, इस तरह से वॉयलेंट रूलर्स भी आए थे, उन्होंने शांति प्रिय तो कोई भी नहीं थे जहां तक देखा जाए, सारे के सारे देवर वेरी एम्बिशियस, उनको तो बस किसी भी तरह से अपने अंडर करनी थे, ठीक है? तो सो द फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये क्लियर है सबको? नाउ
this statement is regarding Mauryan Empire. Ashoka was the first Indian king to speak directly to the people through his inscription. Yes, he was the first king. ठीक है. Rajukas were appointed by Chandragupta Maurya. No, they were appointed by Ashoka. ये हमने अशोकन पिलर एडिक्ट नंबर 4 में पढ़ा था कि he appointed, पिलर एडिक्ट जो थे ना अशोका के, उसमें पढ़ा था कि he appointed राजुकास, कि जो अगर जो धम्मास को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको you can punish also. ये चीज हमने पिलर एडिक्ट में पढ़ा था. तो this is not about चंद्रगुप्त मौर्य, this is about अशोका. ठीक है. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इज इनकरेक्ट. क्लियर है ये? Yes, ma'am. Consider the following statements with regard to Mauryan economy. Punched mark coins which carry symbols of peacock and crescent. ये था, है ना? था ना वहां पे पंच मार्क? यही थे ना? This crescent formed the imperial currency of Mauryas. Yeah, this was the currency of Mauryas. उसमें खाली natural sceneries वगैरह ही थे. The enormous expenditure on army and payment to bureaucracy led to a financial crisis for the Mauryan Empire later. तो ये statement बताइए मुझे. उन्होंने काफी, देखिए ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी थी ना वहां पे, कि इतने लगा रखे थे कि हर किसी के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ था. तो इससे क्या हुआ? फाइनेंशियल क्राइसिस आया था. ये चीज हमने पढ़ी थी क्योंकि बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स थे. डिक्लाइन के रीजंस जो हमने पढ़े थे उसमें ये पॉइंट पढ़ा था ना. बट मैम ये अशोका ने जब बुद्धिज्म अडॉप्ट करने के बाद हुआ होगा ना ये वाली चीज, क्योंकि जब वो वॉर वगैरह लड़ने बंद कर दिया था, उन्होंने रिलैक्सेशन देना स्टार्ट कर दिया था. हाँ, लेटर की तो बात हो रही है. एम्पायर लेटर, मौर्यन एम्पायर लेटर. अच्छा, ओके मैम. बात की तो बात हो रही है ना. समहर्ता वाज द चीफ कस्टोडियन ऑफ स्टेट ट्रेजरी एंड स्टोर. देखिए, समहर्ता नहीं था, वो सन्निधाता था. समहर्ता क्या करता था? रेवेन्यू कलेक्ट करता था. ट्रेजरी का काम जो था वो सन्निधाता के पास था. ये हमने जब ये पढ़े थे ना, डिफाइन किए थे इसको, सन्निधाता इज फॉर दिस, समहर्ता इज फॉर दिस, तो उसमें था ये ना. तो इसका आंसर होगा which of the above statement is incorrect. So the statement 3 is incorrect. This one. Consider the following statement with regard to Pandyas. Pandyas तो अभी पढ़े हमने साउथ में, है ना. Pandya kingdom according to Megasthenes was known for pearls. मुझे विजिबल नहीं है. Yeah, known for pearls. The Pandya society was patriarchal. ये बताइए मुझे, पांड्या सोसाइटी patriarchal था क्या? Matriarchal था ना. The chief center of Pandya political power was Urayur, which चोलास का था. उरैयूर तो है ना, which was known for the cotton trade. ये बताइए, ये पांड्यास का था क्या? उरैयूर था चोलास का. So which of the above statement is correct? Only statement 1 is correct because pearls का वहां पे बहुत अच्छा ट्रेड होता था. Second statement is wrong. Third statement is also wrong. With respect to Buddhist stupas, consider the following events from the life of Buddha. The Jatak stories were depicted on the railings and gates of the stupas. होता था ऐसा, स्टार्टिंग में जो रेलिंग्स लगी हुई थी उनपे ये था. The Sanchi stupa is a UNESCO World Heritage Site and was built during the Gupta period. ये बताइए मुझे, सांची स्तूपा गुप्ता पीरियड में बना था क्या? No. It was built during Mauryan time, no? Yes, this is no doubt this is a UNESCO World Heritage Site, but लेकिन ये गुप्ता पीरियड में नहीं बना था. So this statement is wrong. Okay, so which statement is correct? Only one is correct. This only one is correct. With reference to the famous Ajanta caves, consider the following statements. क्या है पहला? कि महाराष्ट्र में है. बिल्कुल महाराष्ट्र में है. And has 22 caves only. नहीं, 22 तो नहीं थी, 29 थी, या 30 भी बोल दें तो गलत नहीं है. 29 caves थी, या 30 हो तो 30 भी करेक्ट है. The walls of caves were decorated with images of Buddha and Bodhisattva, the largest being Mahaparinirvan image.
या आपको महापरिनिर्वाण, आपने अगर बुद्धिज्म पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि उसमें जो इमेजेस है ना, ज्यादा जो इमेजेस बनी हुई है, जो मुराल्स बने हुए हैं, दोज आर ऑफ दिस महापरिनिर्वाण इमेजेस बनी हुई है ज्यादातर। ये मैंने नहीं पढ़ाया था आपको बुद्धिज्म में, बट दीज इमेजेस वर देयर। ठीक है, तो आपने बुद्धिज्म और जैनिज्म तो अभी तक पढ़ लिया होगा ना, तो अगर सर ने नहीं कराया तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम्स तो आने वाले हैं। सो द स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट 2 ओनली इज करेक्ट, बिकॉज 1 तो रॉन्ग है ही, हमने फर्स्ट में एलिमिनेट कर दिया था उसको। कंसिडर द फ्लाइंग टेम्पल्स। नरसिम्हा वर्मन सेकेंड शोर टेम्पल, देखिए शोर टेम्पल है महाबलीपुरम में, ये टेम्पल नरसिम्हा वर्मन सेकेंड ने बनाया था। ठीक है, राजा राज चोला, इन्होंने बृहद्वेश्वरा टेम्पल ये इन्होंने बनवाया था। अब ये जो राजा हैं, ये कुट्टोलुंगा थर्ड, ये राजा थे, ये इन्हीं के हैं, चोलास के ही हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं था क्योंकि ये इतने प्रोमिनेंट नहीं थे रूलर, बट हाँ ये है कि सबने ही कुछ ना कुछ बनवाए तो थे। अब लेकिन यहाँ से जैसे ही हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं ना, गंगईकोंडा चोलापुरम, तो हमें पता चलता है कि ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो ये किससे रिलेटेड था? कौन से चोला किंग से रिलेटेड था ये? राजेंद्र, एग्जैक्टली। तो उन्होंने ये किया था ना कि गंगा तक उन्होंने अपना वो कर लिया था, फिर उन्होंने उनको ये उपाधि मिली थी गंगकोंडा चोलापुरम, है ना, चोला किंग थे, इनको ये उपाधि मिली थी। इन्होंने एक वो भी बनवाया था, लेक भी बनवाया था, पॉन्ड बनवाया था, इनफैक्ट गंगा नदी वाला उसको, इसी तरह तो गंगा के नाम से ही दिया था उसको भी नाम। तो इससे हम रिलेट कर लें कि ये तो है नहीं, है ना, तो इसको हम इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये दोनों अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो ही आपको पता चलेगा, अदरवाइज ये तो पता चल जाएगा आपको कि ये तो रॉन्ग है। ठीक है, सो 1 and 2 आर करेक्ट इन दिस केस। ये महाबलीपुरम में है, महाबलीपुरम के ज्यादातर मंदिर इन्होंने ही बनवाए थे, नरसिम्हा वर्मन ने। Consider flying statements with reference to चैत्याज and विहार। They were initially considered to be, देखिए वुडन आर्किटेक्चर, पहले वुड्स, मैंने बताया था कि पहले वुड की थी, इनके चारों तरफ जो रेलिंग्स वगैरह थी वो वुड की बनी हुई थी, बाद में इनको स्टोन की बनवाई थी। तो दिस थिंग इज राइट दैट दे वर मेड अप ऑफ वुडन आर्किटेक्चर, है ना? यस मैम स्तूपास की थी ना मैम, जो चैत्य और विहारास थे मैम, उनकी थोड़ी ना थी। स्तूपास की बात हो रही है ना मैम? चैत्य और विहारास के रिस्पेक्ट में तो पूछ रहा था। चैत्य और विहार, अच्छा केव्स में थे, तो ये तो वुडन आर्किटेक्चर थे ना, वो सबकी ही ऐसी कर दी थी। जो पहले ये जो भी वुडन के बने हुए थे ना, सब स्टोन में चेंज कर दी थी। इनिशियली सब वुड के ही बने हुए थे ये, इनको बाद में इनके टाइम पे वुड जो था सारा रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि ये डिके हो रहा था, इसको बाद में रिप्लेस कर दिया था। ये केव्स की बात कर रहे हैं ना, अब केव्स में भी जो रेलिंग्स थी ना, ये पूरा केव नहीं चेंज किया है, ये खाली जो उनके बाहर जो बाउंड्रीज बनाई थी उनकी बात हो रही है। दैट वाज वुडन आर्किटेक्चर, उसको बाद में चेंज कर दिया था। ठीक है, स्तूपास में भी किए थे और इसमें भी किए थे, केव्स में भी। ओके, जो बाउंड्रीज थी उनको किया था सो दैट वहां प्रोटेक्शन रहे। सो द चैत्यास आर ड्वेलिंग प्लेस फॉर मॉन्क्स व्हाइल विहार्स आर प्रेयर हॉल्स। ये करेक्ट है क्या? नो, उल्टा है एक्चुअली। देखिए विहार तो ड्वेलिंग प्लेस है, ड्वेलिंग मतलब जहां वो रहते हैं, एंड चैत्य वो प्रेयर हॉल्स है। ठीक है, सो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। मैम यस मैम, बट जैसे इसमें चैत्य और विहारास मैम, बट वो तो उनकी जो बाहर की जो होते थे मैम, वो तो पहले वो मतलब स्टोन के अंदर तो, केव के अंदर तो बनाते थे इनको, और उसके अंदर स्तूपास जो होते थे शायद उसमें स्तूपास के बाहर जो रेलिंग थी उसकी हमने पहले बात की थी, है ना? आप ये कहना चाह रहे हैं हमने स्तूपास की बात करी थी, इसकी नहीं की थी। देखिए बाउंड्रीज इसलिए कवर की थी, बाद में की थी ये जो इनका खत्म हो गया था जब, तो इसके बाद बाउंड्रीज क्रिएट इसलिए की थी सो एज टू प्रोटेक्ट। इनका भी किया था चैत्य और विहार, मतलब केव्स की बात हो रही है ना, चैत्य और विहार की बात कर रहे हैं तो, है ना? यस मैम। हाँ, तो इनका भी किया था, जहां बाउंड्री लगानी थी ना वहां पहले वुडन बनी हुई थी, सब जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कि वहां पर कुछ फॉरेन कुछ भी चीज, मतलब एनिमल्स वगैरह कुछ ना आए। तो इस तरह से बाउंड्री बनी हुई थी, सबकी ही बनी हुई थी, केव्स में भी बनी हुई थी और स्तूपास में तो रेलिंग बनी हुई थी। तो इस तरह से बातें,
सो आपका क्वेश्चन क्या है? मैम बस ये क्वेश्चन यही था कि चैत्य और विहारास तो मैम स्टोन यू गॉट मतलब कंफ्यूज इन दिस कि चैत्य और विहार की बात हो रही है, स्तूपास की बात नहीं हो रही है। यस मैम। नहीं, वुडन आर्किटेक्चर जो भी थे ना वो रिप्लेस हो गए थे स्टोन से बाद में, ठीक है। इनिशियली वुडन ही बने हुए थे, जो बाउंड्रीज की बात थी। एक्चुअली इसमें क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है कि बाउंड्री की बात हो रही है क्या, यस मैम, इसलिए थोड़ा confusion हो गया या था। with reference to the later Vedic period, this question नहीं, ये नहीं, आपने कुछ और पूछा था। Consider the following statement, women were not permitted to attend। देखिए लेटर की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। विद्वत खत्म हो गया था, सभा और समिति की इंपॉर्टेंस नहीं रही थी, इनको मना कर दिया था, आप कहीं नहीं जाना है आप, है ना। तो कंसिडर द फॉलोइंग, अच्छा सभा में तो जाते थे शायद, है ना। सभा एंड समिति की इंपॉर्टेंस कम हो गई थी, विद्वत खत्म हो गई थी, ठीक है, ये चीज थी ना। सो वुमेन वर नॉट परमिटेड इन सभाज एंड समितिज, दिस इज करेक्ट बिकॉज बाद में सभा और समिति तो देखिए विद्वत तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था, सभा और समिति में खाली वो लोग जाने लगे थे जो कि वहां के वो करते थे, मिलिट्री वाले जो पोर्शन था ना उसको जो करते थे, खाली वो ही रह गए थे। एक्चुअली सभा समिति विद्वत तीनों का ही वो हो गया था, विद्वत एकदम डिक्लाइन हो गया था, सभा और समिति होते थे, दोस वर ओनली फॉर दैट मिलिट्री पर्पस, जो कि वो ट्रूप्स होते थे ना उनकी मीटिंग्स होती थी इसमें, है ना। तो इसमें यहाँ पर देखा जाए तो सभा और समिति प्लस विद्वत तीनों में ही उन्होंने इंपॉर्टेंस खो दी थी। Second thing is that the rituals and sacrifices became more elaborate in this period. This we all know कि later Vedic period में बहुत ज्यादा होने लग गए थे sacrifices और ये, है ना। Marriage within गोत्रा was allowed, ये तो अभी तक भी अलाउड नहीं होता है कि within गोत्रा, मतलब पहले जब मैरिज होती है तो गोत्र पूछते हैं भाई आपका गोत्र क्या है, अगर गोत्र सेम है तो we will not marry। तो इस तरह से ये जो बात है कि मैरिज within गोत्रास, ये अभी भी आप देखते हैं कि मैरिज से पहले पूछते हैं आपका क्या गोत्र है, तो इफ दे आर ऑफ सेम गोत्रा देन दे आर नॉट अलाउड टू मैरी। इस तरह से इसका जो है ना 1 और 2 ये दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। ये आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन लग रहा होगा कि सभा और समिति में, देखिए जब लेटर वैदिक पीरियड आया था देन विद्वत चला गया था, बिल्कुल खत्म ही हो गया था। सभा और समिति लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस, ये पॉइंट हमने एज इट इज लिखा हुआ है, लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। तो उसमें क्या होता था, ओनली ट्रूप्स, जो मिलिट्री वाला जो होता था ना, दैट पोर्शन रिमेंड कि वो ही मीटिंग्स करते थे, और इस मीटिंग की अब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती थी क्योंकि राजा केम इनटू पावर। पहले राजा के पास इतनी पावर नहीं थी, तो राजा इनसे डिस्कशन करता था, फिर ये मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती थी पहले, बट दे लॉस्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो यहाँ ना तो फीमेल ना मेल, मेल में भी खाली ट्रूप्स वाले पर्सन ही अटेंड करते थे, ठीक है, कॉमन पीपल नहीं करते थे इसमें भी। तो इसका इस तरह से फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला तो स्टेटमेंट रॉन्ग ही है कि विद इन गोत्रा, तो अभी तक भी दिस वाज रॉन्ग, अभी तक भी ये अलाउड नहीं है। देन कंसिडर ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम पे क्या होता था, पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड पर्सोनिफाइड नेचुरल फोर्सेस, ये तो आपको पता ही है कि ये नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे, एंड गेव देम ह्यूमन और एनिमल एट्रीब्यूट्स। बोथ मेल एंड फीमेल गॉड्स एंजॉयड इक्वल स्टेटस। मुझे बताइए ये चीज सही है क्या? बोथ मेल एंड फीमेल एंजॉयड इक्वल स्टेटस। फीमेल के तो हमने खाली वो उषा, है ना, 2-3 ही पढ़े थे। सो मेल गॉड्स वर मोर प्रोमिनेंट देन फीमेल गॉड्स। क्लियर है ये? यस, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? मैम पर्सोनिफिकेशन करते हैं जो, और आइडल वर्शिप करते हैं मैम, वो भी तो These are not, सी ये आइडल वर्शिप नहीं है, आइडल वर्शिप नहीं था उसमें, लेटर वैदिक पीरियड में नहीं हुआ था स्टार्ट। हाँ मैम वही तो, बट मैम वही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन करना तो मैम उसको एक ह्यूमन फॉर्म में करना होगा ना, तो वो तो ऋग्वेद पीरियड के टाइम होता ही नहीं था। हाँ, ये दिस इज लाइक, देखिए ये हो रहा था ह्यूमन और एनिमल एट्रीब्यूट से लेट इसलिए कर रहे हैं, लेटर वैदिक पीरियड की बात हो रही है, ये इनिशियली नहीं हो रहा है जो स्टार्टिंग में अपन ने बात करी थी उसकी। लेटर वैदिक पीरियड में एनिमल्स की पूजा होने लग गई थी, एनिमल्स की पूजा होने लग गई थी, इंद्र को भगवान मान रहे थे, ठीक है, ये मान रहे थे। क्लियर है ये चीज कि इंद्र को भगवान मान रहे थे। ये लेटर वैदिक पीरियड के लेटर की बात हो रही है, ये स्टार्टिंग जब अपन ने जब देखिए लेटर वैदिक पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि दे हैव मोनोलिथिक गॉड वन एंड नो दैट सिंगल गॉड एंड नो फॉर्मलेस गॉड, राइट।
चीज है। है ना, फॉर्मलेस गॉड और सिंगल गॉड पढ़ा था ना स्टार्टिंग में। तो Yes, दिस थिंग लेटर चेंज्ड, ठीक है। दिस हम इज तो ऋग्वेदिक की बात कर रहा है ना, ये लेटर वैदिक तो कुछ बोला नहीं इसमें। ऋग्वेदिक को तो हम वैदिक वाला पूरा मानेंगे ना, इसको पूरा जो पीरियड था। या दिस इज अबाउट ऋग वैदिक। सो दैट शुड नॉट बी देयर बिकॉज ऋग वैदिक में नहीं हुआ था। यस यू आर राइट। सो इसका आंसर मस्ट बी समथिंग एल्स। ह्यूमन और एनिमल एट्रीब्यूट नहीं दिया था उसमें। आई वॉज थिंकिंग दिस इज अबाउट लेटर वैदिक पीरियड बिकॉज लेटर वैदिक में हम करने लग गए थे एनिमल्स की पूजा, ठीक है। सो इन दिस केस दिस विल नॉट बी द आंसर। ये सेकंड तो गलत है ही, फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया है। द प्रेयर्स वर कंप्लीट, ये तो सही है ना, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। सो द आंसर शुड बी 1 and 2 ओनली। दिस ए शुड बी द आंसर। रिचुअल एंड सैक्रिफाइसेस भी तो कहाँ होते थे उस वक्त? या ऋग वैदिक की बात हो रही है। सो 1, 2 and 3 all the above will be the answer. This is about rig Vedic period. I was thinking this is about later Vedic period, but this is not about later Vedic period. rig Vedic period में personification नहीं होता था, equal rights नहीं होते थे, है ना। और थर्ड थिंग कि आपको रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस तो बिल्कुल भी नहीं होते थे, ठीक है। Okay, so the answer will be, in this case the answer will be D, all the above. This 10th question has a correction. Consider the following statement regarding the Rig Vedic period. Metal trade was in advanced stage. Metal trade नहीं होती थी Rig Vedic period में. The rural economy was mainly based on pasture, मतलब जो animals की rearing थी, ये चीज true है, animals की rearing ही होती थी. Settlements were open and free for movement. देखिए settlements इस time तक हुए नहीं थे, अभी तक settlements नहीं हुए थे, वो nomadic थे and they used to यहाँ से वहां से वहां, इस तरह से चलता था इनका, ठीक है। So which is incorrect? First is incorrect and third is incorrect, ठीक है। मैम थर्ड तो करेक्ट होगा ना? नहीं, settlements नहीं थे, settlements हुए ही नहीं थे। ओपन फ्री फॉर मूवमेंट तो मतलब ये तो they were free to movement but there were not settlements. सेटल हुए ही नहीं थे वो। सेटलमेंट्स मतलब है कि वो अपने सेटलमेंट से दूसरे सेटलमेंट में मूव करेंगे, ये चीज है सेटलमेंट्स का मीनिंग। बिकॉज सेटलमेंट्स तो हुए ही नहीं थे ना। सेटलमेंट मतलब वो वहां रह के वो करने लग गए थे, एग्रीकल्चर करने लग गए थे, वहीं पे अपना घर बना लिया था, फिर वो दूसरी जगह जाकर एग्रीकल्चर करने लग गए थे। एग्रीकल्चर इसके टाइम पे आया ही नहीं था ऋग्वैदिक टाइम पे। बेसिकली ये वाला जो स्टेटमेंट है सेटलमेंट्स जो वर्ड यूज किया इसलिए गलत होगा ना, क्योंकि वहाँ पे सेटलमेंट उन्होंने करा नहीं था। हाँ, सेटलमेंट हुआ ही नहीं था यहाँ पे। नोमैडिक लाइफ जीते थे इसलिए। हाँ, दे वर लिविंग द नोमैडिक लाइफ ना। अभी तो पास्चर, इनके पास एनिमल्स ही थे, अभी तो एग्रीकल्चर भी ज्यादा स्टार्ट ही नहीं हुआ था ऋग्वैदिक में तो, है ना। ओके मैम। Then 12th is consider the following statement regarding the geographical expansion. इसमें देखिए Aryan settled in the Sapt Sindhav region for the first time. This is clear. वो 7 नदियों का जो लिस्ट था, है ना, उस एरिया में वो लोग सेटल हुए थे। Ganges was the main river. Is it true? नो So which was the main river? सरस्वती। Saraswati was the main. Rig Vedic Aryans have made no mention of their territories across Yamuna River. आपने ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, territories across the Yamuna River. It is not talking about Yamuna River. ये बोल रहा है यमुना रिवर के अक्रॉस जो टेरिटरीज थी। बताया था कि कोई टेरिटरीज थी? नहीं बताया था ना। इट इज नॉट, अगर ये लिखा होता, यमुना का मेंशन तो किया था ना, यमुना नदी को मेंशन किया था, टेरिटरीज नहीं मेंशन की थी। अगर ये स्टेटमेंट होता द ऋग्वैदिक आर्यंस हैड नो मेंशन ऑफ यमुना रिवर, देन वी वुड से दैट दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। बट इसमें लिखा है टेरिटरीज अक्रॉस यमुना रिवर। टेरिटरीज तो थी ही नहीं एक्चुअली, और यमुना रिवर के अक्रॉस की किसी टेरिटरी का मेंशन हुआ ही नहीं था। क्लियर है ये? ओके ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट यमुना रिवर। यमुना रिवर का ही मेंशन बहुत कम हुआ था, टेरिटरीज का तो क्या करेंगे। Then comes Alexander invaded India. Consider following statement regarding the effects of Alexander's invasion.
Alexander's campaign paved a way for the Greek merchants and craftsmen and destroyed the existing facilities. अब ये बताइए उन्होंने existing facilities for trade को destroy किया था क्या? Destroy नहीं किया था, उन्होंने तो मिलके किया था साथ में, ठीक है। उन्होंने अपनी जो आर्ट थी उसको भी हमारे साथ मिंगल कर लिया था, प्लस उन्होंने ट्रेड फैसिलिटीज भी उनके जो थे वो चीजें, प्लस हमारी जो एग्जिस्टिंग थी वो चीजें, ऐसे करके एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया था, ठीक है। इन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया था। It provided the first occasion when the ancient Europe came into close contact with ancient South Asia. This is true, पहली बार ऐसा हो रहा था, ठीक है। It paved the way for expansion of Mauryan Empire in the northwest India. कैसे? जब मौर्यन एम्पायर कैसे एक्सपेंड हुआ इनकी वजह से, इनको ही हराने के लिए, जो सेल्यूकस निकेटर आया था उसको हराने के लिए हम उस साइड मूव हुए थे मौर्यंस, ठीक है, वरना तो उस साइड जाने का उनका कुछ काम नहीं था। ये आ गए थे तो इनको हटाने के लिए, इनको वहां से हटाने के लिए वी मूव टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सो द स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे वो, बल्कि उन्हीं के साथ मिलके, इन्होंने एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज के साथ मिलके ही ट्रेड स्टार्ट किया था, और इनका कॉन्फ़िगरेशन हुआ था इन एवरी फील्ड, ट्रेड के फील्ड में, इनका कल्चरल फील्ड में, और जो इनके जो इन्होंने अपने जो पेंटिंग्स वगैरह किए थे उसमें भी हमारी और इनकी मिलके नई तरह की कला स्टार्ट हुई थी। इस तरह से गांधार कला इनका जो था, ग्रीक्स का कौन सा था स्कल्पचर, ग्रीक्स की आर्ट को क्या बोलते थे? गांधार। ग्रीक्स, ओनली ग्रीक्स। हेलेनिस्टिक। Hellenistic, right. So Ashoka appointed Dhamma Mahamatras to propagate Buddhism in foreign countries. Is it true? बुद्धिज्म फैलाना था क्या उनको? नहीं, उन्होंने धम्मा के लिए भेजे थे, ठीक है, क्लियर है, धम्म महामात्रास भेजे थे। सी बुद्धिज्म जो था दैट एंड दिस धम्मा जो अशोका के, दे आर नॉट वन थिंग, एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो उन्होंने बुद्धिज्म के लिए नहीं भेजा था, इन्होंने धम्मा महामात्रास को भेजा था कि तुम धम्मा प्रोपेगेट करो, ओके। इसके बाद है देयर वाज अ क्लियर डिमार्केशन। सी द सेकंड स्टेटमेंट इज सेम एज आई वाज सेइंग, डिमार्केशन क्लियर था दोनों के बीच में, अशोका का खुद का जो था और बुद्धिस्ट का जो था और अशोका का जो था, दोनों में एक क्लियर डिमार्केशन था। वो अलग चीज बता रहा है, वो अलग चीज बता रहा है, ठीक है। इसने पर्सनल लाइफ में भी कि बड़ों का आदर करना चाहिए, ये सब चीजें भी इन्वॉल्व करी थी, ठीक है। Ashoka's Dhamma Lipis covered not only religion and morality but also embraced social and administrative matters. Yes, of course, because इसने राजकाज रखे थे, उनको देखना था कि किसी को परेशानी तो नहीं, धम्मा महामात्रास किए थे कि तुम फैला के आओ, अपना ये अपॉइंट किए थे, और प्लस उनको कहा था कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो राजा को पता होना चाहिए, इस तरह से। सो द फर्स्ट वाला जो है स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग, second statement is correct and third statement is also correct. Next is कुशांस की बात हो रही है। कुशांस सिल्क रूट भी था उनके पास, ट्रेड भी करते थे, एग्रीकल्चर भी अच्छा था, तभी तो वो इतने ज्यादा इकोनॉमी में वेलफेयर मतलब गुड थे इकोनॉमी में, सबसे अच्छा इकोनॉमिक जो टाइम था इन्हीं का था, तभी तो इन्होंने प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स डेवलप किए थे। सो द आंसर वुड बी सिल्क रूट भी यूज करते थे वो, ट्रेड भी करते थे, एग्रीकल्चर भी इनकी डेवलप थी। D is the answer. Because the following statements, Pandya kings of early South Indian kingdom had trained relationship with the Romans. Fuhar was port city developed by Chola ruler Karikal, and the Chera kingdom in South India never fought with other kingdoms of Cholas and Pandyas. अब बताइए आप, फर्स्ट वाला ट्रेड रिलेशनशिप थे ना, ये पोर्ट पे थे सारे के सारे, ट्रेड रिलेशंस तो थे ही, सबके तीनों के ही थे, पांड्यास के भी थे, चोलास के भी थे, मतलब सबसे ज्यादा इनके थे, बाकी सबके ही थे। फुहार वाज द पोर्ट सिटी डेवलप्ड बाय चोला रूलर करिकाल, यस ऑफ कोर्स। एंड ये बताइए उनमें फाइट नहीं हुई थी क्या? इनका एम्पायर ही इसलिए श्रिंक हो गया था कि आपस में ही लड़ते रहते थे, ठीक है, ये तो लड़ाई होती थी इनमें आपस में, यही बात हुई थी ना? यस। तो इसका आंसर ये है।
ये आपको लर्न करने थे। ये मैंने जो नवरत्न थे उनमें आया था कि वराह मिहिर ने क्या लिखी थी, बृहद संहिता, ये वराह मिहिर ने लिखी थी। दिस ऑल्सो रिटन बाय वराह मिहिर। आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट बुक लिखी थी। एंड ब्रह्मगुप्त सिद्धांत, ये ब्रह्मगुप्त ने लिखा था। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, ये आर्यभट्ट ने लिखी थी। ये जो रोमक संहिता है ना, ये इसने लिखी थी, वराह मिहिर ने। ओके, सो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड 3 आर करेक्ट। Yes, this. Yeah. Which of the following inscriptions of Ashoka is in the name of Queen Kuruvaki is mentioned? बताइए किसमें था? इलाहाबाद फिल्म में था ना? Yes, ma'am. Then in which of the following major rock edicts उसने कहाँ धम्म महामात्रा असाइन किए थे? 5 हमने ऐसे लर्न किया था, कुछ 5 है उसको फाइल बोलेंगे, फाइल में कुछ असाइन करेंगे, महामात्रा असाइन किया, एडिक्ट नंबर 5। Then which Gupta kings reign in, ये फैक्सियन वही फाइयान है, ये कब आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था। So these are the 20 questions. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा, अब मुझे बताइए आप लोग को आगे वो जो स्टोन एज है वो करना है कंटिन्यू? कर लेंगे। तो बिकॉज स्टोन एज के लिए फिर बिकॉज सर ने बोला कि जितनी जल्दी हो सके खत्म करो, तो इसके हिसाब से तो अपना 85% तो हो गया है ये एंशिएंट, बिकॉज आपने इंडस वैली कर लिया है, बाकी हो गया है 85%। तो थोड़ा ही बचा है बस वो स्टोन एज वाला, प्लस थोड़ी सी डायनेस्टी जो है, जैसे वकाटका और ये सब हमने थोड़े थोड़े नहीं किए, छोटे वाले जो डायनेस्टीज थे ये नहीं किए हैं। तो अगर आपको कंटिन्यू करना है तो वी विल टेक मोर क्लासेस। एक तो स्टोन एज करेंगे। यस मैम, जो 10th समथिंग हैपेंड, या जो 10th क्वेश्चन है ना, 10th क्वेश्चन, लेट मी सी। 10th क्वेश्चन है, हाँ है मैम। इसमें एक बार आप चेक कर लेना कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो शायद मैम, क्योंकि आपने नोट्स में लिखवाया था कि अकम्पनी करते हैं ये, बट जहाँ तक मैंने पढ़ा था उसमें उस समय नहीं था ये, ऋग्वैदिक में नहीं होते थे। बट मैम आप नोट्स में लिखवाया था। मैम रिचुअल्स एग्जिस्ट करते थे बट कॉम्प्लेक्स नहीं थे। ओके, चेक करते हैं इसको भी। चलिए 10th चेक करना है, और एक तो पूरा चेंज ही हो गया उसका आंसर, तो 10th Yes, वाला ma'am. चेक। Yes, ma'am. ओके, एंड एनीथिंग एल्स? मैम रिमेनिंग वो जो टॉपिक्स है वो करवा दीजिए प्लीज। ओके, बाकी चैप्टर्स अपन कवर कर लेंगे फिर, मतलब एक ही बचा है, बाकी तो ज्यादा नहीं बचा है अभी। आप मैक्सिमम सॉल्व करके देखिए, अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो दैट मीन्स कि काफी सारा पोर्शन रह गया है, और हो पा रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। वैसे तो हो जाएंगे बिकॉज रिलेटेड ही है सारे, है ना। मोस्ट ऑफ द पोर्शन रेलेवेंट जो है दैट हैज बीन कवर्ड। ठीक है, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे दैट स्टोन एज। क्लियर? अगर आप क्विज अटेंड करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल अटेंड करते हैं, देन आई विल प्रिपेयर अनदर क्विज फॉर दिस। अदरवाइज तो नहीं करेंगे तो उसका क्लियर करने का कोई फायदा नहीं है। यू वांट मी टू टेक अनदर क्विज up till now? What we have covered up till now? ठीक है, आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, जब भी आप लोग रेडी हो टेल मी, लेट मी नो कब हमें क्विज रखनी है, तो उसके हिसाब से रखते हैं ना, जिससे आप लोग प्रिपेयर्ड होंगे तो यू विल बी फाइंडिंग इट मोर इंटरेस्टिंग। जब आपको सही लगे मैम तब आप बता देना। ओके, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। बाय बाय, टेक केयर।